मैं डॉक्टर शोभा सिंह, प्रोफेसर नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय। आज मैं यहाँ बीएड के छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य योजना के बारे में बताना चाहूँगी कि पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है। और मैं यहाँ पर विशेष रूप से सिविक्स नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना के संबंध में आप लोगों को बताऊँगी, जिसका विषय हम लोगों ने ये टॉपिक जो लिया है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो सबसे पहले आप लोग ये रखें कि आप लोगों के पास एक रूलिंग पेपर होना चाहिए, जो बड़ी, जिसको रजिस्टर कहते हैं, उस तरह का पेपर हो, और उसमें आप अपने सामान्य उद्देश्य सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि हम लोगों का जो होना चाहिए कि हम पाठ्य योजना क्यों बना रहे हैं। इसका एक उद्देश्य होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य एक कॉलम में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, कि जो हम उद्देश्य बता रहे हैं वह छात्रों को में किस प्रकार से उनके व्यवहारों को परिवर्तित करता है। जैसे पहला नंबर पे हम ले रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान का परिचय इसमें आएगा कि बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम संविधान की रचना करेंगे, संविधान हमारा होता क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, और संविधान के तथ्यों का छात्रों को हम किस प्रकार से ज्ञान दे सकेंगे। दूसरा आता है इसमें अवबोध, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, संविधान को किसने निर्मित किया था, किन लोगों की समिति या कमेटी ने निर्माण किया था, और इसकी प्रक्रिया क्या है। तीसरा सामान्य उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार आवश्यकता एवं कार्यों का ज्ञान, कि हमको संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी है और इस संविधान के मुख्य कार्य क्या है। जिसे संविधान मुख्य रूप से हम देखते हैं कि एक लॉ या रूल या नियम को फॉलो करने की बात कही जाती है। चौथा है कौशल विकास या कौशल उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने जो संविधान के हमारे उद्देश्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है संविधान में। इसके बाद है अभिरुचि। पांचवा पॉइंट है इसमें, पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि, जिसके अंतर्गत संविधान की निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी कि हमने संविधान को, हमारी सभा ने किस प्रकार निर्माण किया था, और इसमें इस हेतु छात्र अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं छात्र छात्राओं से जो उनकी कक्षा में विद्याध्ययन कर रहे हैं। लास्ट है इसमें कौशल जो है वह है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत हम देखेंगे कि विद्यार्थी सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से हमारे संविधान में हमने कौन कौन सी बातें रखी हैं, वे सकारात्मक हैं, और साथ ही समीक्षात्मक भी है कि किस प्रकार से इसकी समालोचना या किस प्रकार से हम इसको क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज करके भी यहाँ पर छात्रों को बताया जाएगा कि समीक्षा की जा सकती है उनके दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए। इस प्रकार से हम संविधान का जो प्रारूप होगा यहाँ पर हम बताएंगे, और साथ ही साथ में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे को संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए या संविधान के संबंध में जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने छात्र छात्राओं के लिए जो हमने पाठ्य योजना बनाई थी उसमें हमने पहला पॉइंट क्या रखा। अभी हमने देखा कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने देखा ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोगात्मक, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं या लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। सहायक सामग्री का मीन्स है कि यहाँ पर हम लोगों को, जैसे कि मान लीजिए नक्शों की उपयोगिता होती है, चित्र की उपयोगिता है, मॉडल है, रेखा चित्र है, साथ ही साथ में रोलर बोर्ड इत्यादि, ये सब सामग्री हम लोग छात्र छात्राएं अपनी सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा
दूसरा पॉइंट आएगा विषय वस्तु कि विषय वस्तु, तो आज हमारी विषय वस्तु है संविधान, संविधान की निर्माण प्रक्रिया और साथ ही संविधान के उद्देश्य। इस विषय वस्तु को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, जिसको कि हम 2 यूनिट्स में डिवाइड करके ही छात्र छात्राओं तक पहुंचाएंगे। फिर है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में यहाँ पर हम लोगों ने व्याख्यान शिक्षण विधि ली है और साथ ही साथ में प्रविधि की बात करते हैं तो प्रविधि में हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज आज हम देखेंगे कि छात्र छात्राओं को संविधान के बारे में पहले से कितनी जानकारी है, कि संविधान के अर्थ जानते हैं या संविधान के संबंध में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना। ये बहुत ही मुख्य और आधारशिला कहा जा सकता है, क्योंकि बिना प्रस्तावना के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। प्रस्तावना में 3 या अधिकतम 5 प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। पहला प्रश्न जैसे हम ले सकते हैं कि हम किस देश में रहते हैं, तो निश्चित है सभी बच्चे उत्तर इसका देंगे कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। दूसरा प्रश्न अपन ले सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि। तीसरा प्रश्न है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ बच्चे उत्तर देंगे कि यहाँ पर हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो हमारे सामने अब एक बात आ गई है कि छात्र छात्राओं से हमने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न पूछे या जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे उनका हमें उत्तर मिला, जिसमें हमें संविधान मिल चुका है। यहाँ पर हम उद्देश्य कथन करेंगे और विशेष रूप से छात्र यहाँ पर जो छात्र अध्यापक हैं वो सीधे खड़े होकर कक्षा में सीधे छात्रों के मुखातिब होकर बोलेंगे कि आज हम छात्र छात्राओं को संविधान से परिचय कराएंगे, संविधान के उद्देश्य बताएंगे और संविधान की प्रक्रिया के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराएंगे। अब यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण के लिए क्या है कि हमने जैसे छात्र विषय वस्तु को 2 अन्विति में बांटा है, जो यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हम अपने इस जो अभी हमारे पास शीट है, जो रूलिंग पेपर है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें 4 कर सकते हैं। जैसा पहला कॉलम बना सकते हैं विषय वस्तु का, दूसरा है शिक्षक क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया और चौथा कॉलम है शामपट कार्य। विषय वस्तु में हम लिखेंगे प्रथम इकाई और प्रथम इकाई के अंतर्गत लिखेंगे कि संविधान का परिचय। अब यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम शिक्षा क्रिया में लिखेंगे, इन्हें हम विकास प्रश्न कहेंगे और विकास प्रश्न 1 या 2 होंगे जो कि पाठ्य वस्तु के को विकसित करने के लिए ही पूछे जाते हैं। जैसे कि संविधान के बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, संविधान कैसे बना है, संविधान किसने बनाया है और इत्यादि के संबंध में संविधान को विकसित करने के लिए या विषय वस्तु को विकसित करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण में जो पहला कॉलम है विषय वस्तु, वहाँ पर लिया है संविधान का परिचय। दूसरी कॉलम में शिक्षा क्रिया जैसा भी बताया था, उसमें विकास प्रश्न पूछेंगे। पहले विकास प्रश्न पूछ सकते हैं हम कि भारत सरकार ने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, उसका उत्तर होगा मौलिक अधिकार। दूसरा है मौलिक अधिकार किस रूप में लिखे गए हैं, तो मौलिक अधिकार संविधान में लिखित रूप में लिखे गए हैं। फिर संविधान किसे कहते हैं, यह एक समस्यात्मक प्रश्न होगा कि यहाँ संविधान, क्योंकि हम यहाँ बताना ही है हमें, इसलिए छात्र छात्रा इसका उत्तर शायद ही दे पाएंगे। अब आता है इसी के अंतर्गत लिखा था शिक्षा क्रिया, जिसमें कि प्रत्येक हम कह सकते हैं यहाँ पर जो छात्र अध्यापक है वह व्याख्यान के रूप में कुछ बातें बताएगा, जिसे हम कहते हैं स्वकथन करना। प्रत्येक समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क भी बनता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। यहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है।
जिसे दस्तावेज के रूप में हमें नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। विद्यार्थी इस चीज़ को जो छात्र अध्यापक कह रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक समाज में, जैसे पॉइंट के रूप में हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि प्रत्येक समाज में कुछ मूलभूत नियम होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा श्यामपट्ट पर लिखित रूप में नियम वाले को दस्तावेज को संविधान कहते हैं। अब बोध प्रश्न जो कि सीधे सीधे पाठ से संबंध रखने वाले होते हैं, जो बोध या ज्ञान प्रदान करने के लिए होते हैं। इसमें पहला बोध प्रश्न जो कि हम श्यामपट्ट पर उसका उत्तर लिखेंगे। बोध प्रश्न या कोई भी प्रश्न श्यामपट्ट पर नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ उत्तर लिखे जाते हैं। तो यह बोध प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेगा, अलग अलग समाजों में फर्क कैसे होता है। तो हम बता सकते हैं कि नियम, अलग अलग समाज के अपने नियम या रूल्स होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिस दस्तावेज में लिखित नियम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उत्तर मिलेगा, छात्र कहेंगे संविधान कहते हैं। और इस बात को हम चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। और जो उत्तर छात्रों ने दिए हैं उन उत्तरों को पूर्ण शब्दों में हम अपने कक्षा के जो श्यामपट्ट है उसमें भी लिख सकते हैं। अब दूसरी अनुभूति प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें ये पूछा जाएगा कि विकासात्मक प्रश्न, वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारतीय शासन के नियम व कानून किससे बंधे हुए हैं, ये लिखे हुए किस में लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर भी हमने एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा है, जो कि यदि बहुत होशियार छात्र होंगे वे उसका उत्तर दे सकेंगे। छात्र अध्यापक कथन करेंगे, ये दस्तावेज इन आदर्शों का सूत्रबद्ध रूप से करा हुआ है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के आधार पर रख सकते हैं। यानी संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस रूप में कार्य कर रही है, किस तरह से कार्य कर रही है, बल्कि उन आदर्शों पर भी अपनी एक साझी समझ विकसित कर सकते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं इस छात्र के अध्यापक की बातें। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा, बोध प्रश्न एक और, जिसमें कहा जाएगा कि समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण कौन करता है। समाज के मूलभूत निर्माण नागरिक ही करते हैं। फिर अब इसी में हम देखेंगे कुछ और विकास प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी किस देश के राष्ट्रपिता हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। जैसा कि हम लोगों को विदित है, कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन कर रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। तब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। यह सब छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे। फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोध प्रश्न के रूप में, नेपाल के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी। राजा की सभा समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुई। तो राजा के बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो 2 अनुवितियों में या 2 यूनिट्स में हम लोगों ने ये लेसन प्लान को बनाया, आपने देखा। और ये लेसन प्लान के बाद में विकास प्रश्न पूछे गए थे, इसमें बोध प्रश्न पूछे गए थे। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग छात्र छात्राओं के लिए बोध प्रश्न के साथ के खत्म होने के बाद उनके उत्तर श्यामपट्ट पर लिखने के बाद छात्र छात्राओं को कह सकते हैं वो लोग कि वो छात्र जो वहाँ पर कक्षा के अंदर हैं वे लोग उसे अपनी कॉपी में उतार लें, अच्छी तरह से नोट कर लें। और उसके बाद
छात्रों के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें हम रिकैपिचुलेशन या पुनरावलोकन के प्रश्न कहते हैं, और ये प्रश्न पाठ को दोहराने के लिए पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जो 40 मिनट तक अध्यापक ने अध्यापन कार्य किया है उसी छात्रों ने किस तरह से समझा है उसको दोहराने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि नेपाल में राजा की सत्ता कब समाप्त हुई, राजा की सत्ता समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुई, संविधान नियमों का एक कैसा स्वरूप है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान द्वारा किन आदर्शों की समझ आई है इत्यादि। यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों के बाद कुछ प्रश्न कक्षा कार्य के लिए भी देंगे। कक्षा कार्य में छात्रों को वही कार्य कराया जाएगा और जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भी रख सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वे रख सकते हैं इस कक्षा कार्य के अंतर्गत, और छात्रों के पूर्ण सहयोग से ही कक्षा कार्य संपन्न होना चाहिए। फिर गृह कार्य लास्ट में देना चाहिए और उसके साथ ही गृह कार्य के लिए हम एक प्रश्न देंगे, जैसे कि हम देंगे यहाँ पर संविधान किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। ये हमारा यहाँ पर पाठ्य योजना समाप्त हुआ है। नीचे यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर एवं छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर साइड में, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में किए जाएंगे। छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर राइट हैंड साइड में होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से कि एक पाठ्य योजना या लेसन प्लान को निर्मित किया जा सकता है। बीएड के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे संबंधित कोई भी जानकारी यदि और अतिरिक्त चाहिए तो मेरे लिंक से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।